अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से ये वीडियो बनाएंगे। तो आज हमने लिया है क्लास 9th से पहला चैप्टर जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो रिवॉल्यूशन पहले किसको हम बोलते हैं? तो रिवॉल्यूशन का मतलब है कि मेजर चेंज इन वन ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमी। यानी किसी कंट्री में अगर पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम या सोशल सिस्टम में एक मेजर चेंज आ जाती है तो हम कहेंगे वहाँ रिवॉल्यूशन आया है। तो इसमें क्या है, चेंज आ जाती है एनी सिचुएशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर चेंज आई थी 1789 में। तो वो हम पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये क्या था, जब सोशल और पॉलिटिकल अपहेवल हुआ यानी डिस्टर्बेंस हुआ फ्रांस में एंड इट्स कॉलोनी, जो इसके पास कॉलोनीज़ थी 1789 में, और ये ख़त्म हुआ 1799 में। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो मेजर चेंज इन फ्रांस विच ऑकर्ड इन 1789 दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब हम लोकेशन देखते हैं फ्रांस की। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ फ्रांस इन द वर्ल्ड मैप। तो ये वर्ल्ड मैप इसका लोकेशन है। यहाँ से ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ईस्ट पैसिफिक। तो नॉर्थ की तरफ दिस इज़ द साउथ पैसिफिक, दिस इज़ इंडियन ओशन, दिस इज़ नॉर्थ अटलांटिक, दिस इज़ साउथ अटलांटिक। तो यहाँ से भी पैसिफिक ओशन है। तो ये यूरोप है ये। तो यूरोप में ये लोकेट है फ्रांस, जो रेड शेड में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। तो यहाँ ये रिवॉल्यूशन आया था 1789 में। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। तो वहाँ जो किंग था उस वक़्त फ्रांस में, उसका नाम था लुइस 16। तो इसका रियल नेम था लुइस अगस्त। तो ये किंग ऑफ फ्रांस 1774 से 20 ईयर्स तक रूल करता है। ओके, ओनली 20, सॉरी, ये 20 ईयर्स ओल्ड था व्हेन ही बिकेम द किंग। सो ये अमेरिका को हेल्प करता है इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि अमेरिका वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, ठीक। तो ये हम एक्चुअली पढ़ते हैं कि क्यों फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था, रीज़न क्या था जो 1789 में रिवॉल्यूशन आया। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि जो लुई 16 था वाज वेरी डिस्पोट। खुद तो वो काफ़ी जालिम था, खुद डिसीजन लेता था, लोगों से कोई मशवरा वगैरह नहीं कर लेता था, इसीलिए जो मेजॉरिटी लोग थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू की ब्रिटेन के ख़िलाफ़, तो इसने अमेरिका की हेल्प की थी, फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी ब्रिटेन के ख़िलाफ़। तो जिसका रिज़ल्ट हुआ कि इसका जो इकॉनमी थी वो काफ़ी जो है डाउन हो गई। सो लुइस बिकेम ए किंग। जब ये किंग बना उस वक़्त उसकी जो इकॉनमी थी वो काफ़ी डाउन थी। तो इसके जो ट्रेजरी थे वो काफ़ी खाली थे, हम कहेंगे। सो अनदर थिंग इज़ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर विद ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ काफ़ी वॉर चल रहे थे। 1740 से ही ये वॉर के साथ बिज़ी था ब्रिटेन के साथ, क्योंकि उनके साथ एक कंपटीशन था, कॉलोनियल कंपटीशन, दोनों का पावर तकरीबन बराबर था। तो इसलिए इनमें ये एनिमी थे एक दूसरे के। सो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट इन पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस था, तो उसका भी ये मेंटेनेंस करनी थी पैलेस ऑफ वर्साइल्स से। तो उसमें भी काफ़ी पैसा उसको खर्च हुआ है। सो अनदर थिंग इज़ जो वहाँ की सोसाइटी थी उस वक़्त 18th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन आया है वो 1789, तो 1789 से पहले का टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वही रीज़न बनते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लेबर जो हैं, ये करेंसी थी वहाँ की, काफ़ी बिलियंस ऑफ लेवरेज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए फ्रांस के। तो इसने बाकी कंट्री से पैसे लिए थे, अब वो वापस मांग रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। और गवर्नमेंट जो है अब वो टैक्स इंक्रीज़ करेगी लोगों पर। तो इसलिए लोग इस जो है मूव से हैप्पी नहीं होंगे। नाउ द पीपल वांट टू चेंज द गवर्नमेंट, वांट टू स्टार्ट द रिवॉल्यूशन। सो अनदर थिंग इज़ डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये सिर्फ वो लोग थे जो
टैक्स पेयर्स थे। बाकी जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास या स्टेट के लोग थे ये टैक्स नहीं पे करते थे। सो दिस इज़ द सोसाइटी। तो ये यहाँ फ्यूडल सिस्टम भी चल रहा था, फ्यूडल सिस्टम इन दिस। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा? एक्चुअली फ्यूडल सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे जो नोबल्स है, ठीक है, जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके पास काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी जो वो ओन करते थे, ठीक है, या किसी ने सैलरी के बदले वो ली होती थी किंग से। तो उस लैंड को वो डिवाइड करते थे पीजेंट्स में, या पीजेंट्स से वो काम करवाते थे उस लैंड पे, क्योंकि पीजेंट्स की अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो उन रिटर्न वेर गिवन वेरी लिटिल टू पीजेंट्स, पीजेंट्स को काफ़ी कम दी जाती थी, इससे वो नाखुश थे। तो दिस वाज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम इन यूरोप विच एमर्ज्ड इन द रोमन एम्पायर, सॉरी आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो उसके बाद वहाँ पे वो इमर्ज हो चुकी थी। सो इस सिस्टम को बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी यहाँ 3 स्टेट्स थे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट, इसमें कलर्जी लोग थे जो चर्च में काम करते थे, प्रीस्ट्स वगैरह। ये सेकंड स्टेट, इसमें नोबल्स थे, किंग क्वीन ओके, ये भी इसमें आ जाते हैं। नोबल्स जो स्वॉर्ड्स के साथ, यानी इसमें आर्मी वगैरह भी शामिल हो जाती थी। एंड जो रॉयल फैमिली से बिलोंग कर लेते थे, ड्यूक्स एंड अदर थिंग्स, मिनिस्टर्स। एंड थर्ड स्टेट एवरी वन एल्स, जो भी बच जाते थे वो इसमें आते थे। इसमें जो थे पीजेंट्स है, मर्चेंट्स है, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, लायर्स, ओके, सोल्जर्स। तो सोल्जर्स यहाँ हम इंक्लूड करेंगे, उसमें सोल्जर्स को इंक्लूड किया जाएगा। सो दिस इज़ द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम बिफोर द रिवोल्यूशन। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ये टैक्स नहीं देते थे, तो ये सिर्फ ये टैक्स देते थे। ट्रीटेड वेल बाय द किंग, पीपल वेर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द किंग। जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। ओके, ये पे करते थे सभी टैक्सेस। दे वर फोर्स टू वर्क इन हाउसेज ऑफ नोबल्स, नोबल्स के घर में इनको काम करना पड़ता था। फोर्स टू सर्व इन द आर्मी, इनको मजबूर किया जाता था कि आप आर्मी में जो है रिक्रूट हो जाए। दे वर फोर्स टू बिल्ड रोड्स, तो इनको रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने पड़ते थे खुद ही। तो सिस्टम ओवरऑल काफ़ी ख़राब था वहाँ, जो मेजॉरिटी लोग नापसंद करते थे। यानी जो थर्ड स्टेट से लोग थे उनकी तादाद थी तकरीबन 95%। तो इसलिए मेजॉरिटी पीपल 95% इन फ्रांस वेर लिविंग द लाइफ ऑफ मिजरी। सो नाउ दे वांट टू चेंज द सिस्टम। सो चर्च भी टैक्स लेते थे, लाइक टिथीज़, ये वो टैक्स हैं जो चर्च वाले लेते थे थर्ड स्टेट से। और टेली ये टैक्स था डायरेक्ट टैक्स, जो लैंड से लिया जाता था, जिनके पास थोड़ी बहुत वगैरह ज़मीन होती थी उनसे ये डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। इनडायरेक्ट टैक्स ये गुड्स से वो लेते थे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स थिंग्स ऑफ यूज़ लाइक साल्ट वगैरह, टबैको जो होता था उनसे टैक्स लेते थे, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता था। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टैक्सेस। सो ओनली रिच पीपल फ्रॉम थर्ड स्टेट वर एक्टिव। तो जो रिच पीपल थे थर्ड स्टेट में से भी, लाइक बिजनेसमैन, थोड़ा सा शॉपकीपर वगैरह, उन्होंने जो है रिवोल्ट किया था। बट दे डिड ओके, येस दे डिड रिवोल्ट इन द पास्ट, बट थर्ड स्टेट डिडेंट हैव प्रॉपर लीडरशिप एंड रिसोर्स। लेकिन थर्ड स्टेट में जो लोग थे इनके पास कोई लीडरशिप वगैरह नहीं होती थी, तो इसलिए उनके जो रिवोल्ट्स वगैरह होते थे वो अनसक्सेसफुल रहते थे। अनदर थिंग विच इज़ रीज़न फॉर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, दैट इज़ 18th सेंचुरी में एक नए चेंज आते हैं। वो चेंज क्या है? लाइक मिडिल क्लास नए आते हैं, इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एक नया क्लास बनता है, मिडिल क्लास पीपल। दूसरा, पीपल फ्रॉम थर्ड स्टेट अर्नड मनी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो थर्ड क्लास में कुछ लोग थे, लाइक बिजनेसमैन या कुछ शॉपकीपर्स वगैरह, वो मनी अर्न करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और ट्रेड वगैरह कर लेते हैं। तो उसके बाद ये जो है डॉक्टर्स, टीचर्स, लायर्स, ये भी इसमें आ जाते हैं। तो स्पेसिफिक आइडियोलॉजी जिनकी होती थी, जो लीडरशिप क्वालिटी जिनमें होती थी, ये इसमें आते हैं इस न्यू चेंज में, यानी नए मिडिल क्लास में। तो और एजुकेटेड मिडिल क्लास, लाइक मिडिल क्लास जो है ये ग्रुप्स होते हैं एजुकेटेड, ठीक है। अनदर देखो, मिडिल क्लास फेल्ट दैट नो ग्रुप ऑफ पीपल शुड हैव प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो एजुकेटेड जो लोग थे ये कहते थे कि प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, जो राइट्स दिए जाते हैं, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं बाय बर्थ,
ठीक है। ये नहीं होने चाहिए कि कोई अगर प्रिविलेज में पैदा होता है, सॉरी क्लर्जी में या नोबल्स में, उनको ऑन दैट बेस प्रिविलेज देते हैं, बेनिफिट देते हैं, ऐसा गलत है। और सोशल पोजीशन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, तो मेरिट के बेस्ड पे ये पोजीशन होनी चाहिए। किसी को जो जॉब्स वगैरह होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑन द बेस ऑफ क्वालिटीज़। ओके, दे वांटेड सोसाइटी बेस्ड ऑन, ये चाहते थे इस तरह की सोसाइटी हो जहाँ फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो, अपॉर्चुनिटी सब उनके लिए हो, इस तरह की सोसाइटी वो चाहते थे। तो सच इंटेलेक्चुअल्स वेर, जॉन लॉक था, इसने बुक लिखी है दैट इज़ ट्रू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें ये कहता है कि जो राइट्स होते हैं मोनार्की के, उसको रिफ्यूट करता है, उसको अपोज करता है कि जो मोनार्क हैं ये सभी राइट्स खुद इंजॉय कर लेता है। जैन जैक यूरिसो भी एक इंटेलेक्ट होता है, ये लिखता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लोग और रूलर के दरमियान, जो गवर्नमेंट है, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर, यानी कि इसमें एक ही जो है कॉइन नहीं होता है, इट सबों को जो है इसमें पार्ट लेना चाहिए, लोगों से भी जो है कंसेंट होना चाहिए। ओके, मॉन्टेस्क्यू भी एक इंटेलेक्ट हैं, ये लिखता है स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें वो कहते हैं कि जो पावर जो है ये डिवाइड होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, लाइक लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए। तो किंग के पास सभी पावर्स होते थे, ये उसको अपोज करता है।